हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इसका जो पहले वाले वीडियो जो है मैंने इस चैप्टर को समझाया है। इस चैप्टर के मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देखना, जिससे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है पेज नंबर 45 का, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो कौन है कमरे के ताप पर? मरकरी। ठीक है। चाकू से आसानी से किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। अपन ने पढ़ा था ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है जो सक्रियता श्रेणी है, आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है? सिल्वर और कॉपर। तो ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक कौन है? सिल्वर और कॉपर। और ऊष्मा की कुचालक कौन है? लेड और मरकरी। तो ये अपन ने पढ़ा था जो पीवी और एचजी। मरकरी कौन होती है? एचजी। तो ये कैसी है? कुचालक धातु है। और मरकरी जो है कमरे के ताप पर भी कैसी है? द्रव है। फिर दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा, आघातवर्धन और तन्य का अर्थ बताइए। तो आघातवर्धन मतलब पीठ का चादर में बदलना, तन मतलब तार के रूप में। तो ये दोनों गुण धातुओं के हैं। तो जो पीठ का चादर में बदलते उसे आघातवर्धन कहते हैं, और तन्य किसे कहते हैं? तार को खींचने को तन्यता कहते हैं। पेज नंबर 51 के क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? सोडियम पोटेशियम को अत्यधिक क्रियाशील धातु है और ये वायु के साथ अपक्रिया करके आसानी से आग पकड़ लेती है। तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। फिर अगला है इन अपक्रियाओं के समीकरण। भाप के साथ आयरन की क्रिया। भाप के साथ जब आयरन क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्रिया है FeH2। H2 यहाँ गैस के रूप में है। FeS मतलब सॉलिड है। FeO3 4H2, या G का अर्थ होता है गैस। इसी प्रकार कैल्शियम की क्रिया जल के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। और AQ का अर्थ क्या होता है? जलीय विलयन है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं अपन। ABCD 4 धातुओं के नमूने को लेना है और एक एक विलयन में डालना है। इसके परिणाम को निम्न सारणीबद्ध किया गया है। तो बच्चों जो विलयन है वो 4 विलयन है, इसमें आ नहीं पाया। तो पहला जो विलयन है वो FeSO4 का है, ठीक है। और दूसरा जो विलयन है COSO4, मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। और जो तीसरा विलयन है ZnSO4, अपन यहीं चर्चा करेंगे। और चौथा विलयन है Ag नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। 4 विलयन है अपने पास, और अपने पास 4 धातुएं हैं ABCD। इनके नाम नहीं दिए गए हैं। अब आप किताब ले लेना, बुक में देखना। जैसे ही अपन ने A विलयन को Fe मतलब पहले विलयन में डाला फेरिस मतलब फेरिक सल्फेट में, तो इसने कोई क्रिया नहीं की। और जिंक सल्फेट में जो कॉपर सल्फेट में डाला, तो इसमें क्या कर दिया? ये दूसरा विलयन है, ये पहला विलयन है, ये तीसरा है, और ये अपना चौथा विलयन है सिल्वर है। तो दूसरे कॉपर में जैसे ही अपन ने डाला तो इसको इसने विस्थापित कर दिया। तो इससे अपन को पता चला कि ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील धातु है। और AgNO3 और जिंक सल्फेट से इसने कोई क्रिया नहीं की। तो मतलब अपन ने समझा, कॉपर से अपन जो सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, तो सक्रियता श्रेणी में जब इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो मतलब ये अपना क्या हो सकता है? PV हो सकता है और फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है। लेकिन इसने क्या करा? और जो आयरन सल्फेट है इससे तो कोई क्रिया ही नहीं की। तो मतलब इससे कोई क्रिया नहीं की, तो जो अपनी ये धातु है वो Fe हो सकती है, ठीक है। फिर अब दूसरी बी विलयन को जब अपन ने डाला तो इसने क्या करा? फेरिस सल्फेट को विस्थापित कर दिया, इसी को हटा दिया, पहले विलयन को ही Fe को हटा दिया। तो मतलब ये Fe से ज़्यादा तेज है, तो Fe से ज़्यादा क्रियाशील एक्टिव है, तो बी धातु अपनी क्या हो सकती है? Zn हो सकती है ना। अब सी धातु पे बात करते हैं। सी धातु जो है, सी धातु ने क्या करा? जो सी धातु है इसने आयरन सल्फेट के पहले विलयन में डाला तो कोई अपक्रिया नहीं की, दूसरे में डाला कोई नहीं, तीसरे में डाला कोई नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में अपन ने क्रिया की। इस वाले में तीसरे विलयन ने क्रिया की और इसको हटा दिया Ag को। तो मतलब क्या है? इन तीनों पे तो क्रिया कर नहीं पाई क्योंकि इनसे तीनों से वो कमज़ोर है। पर AgNO3 के विलयन में अपन ने जैसे ही सी विलयन को डाला तो इसने इसको विस्थापित कर दिया, माने Ag को हटा दिया। तो मतलब इस सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव है। तो सक्रियता श्रेणी में अपन देखेंगे कि Ag के ऊपर कौन है? मरकरी है, Hg है। क्या है?
मरकरी। तो अपनी जो सी धातु है वो क्या है, Hg है, हो गई। इसी प्रकार चौथा विलयन डी लिया, तो डी विलयन को जो अपन ने इन चारों विलयनों में डाला तो उसने इन चारों विलयन में कोई भी क्रिया नहीं की, तो अपनी जो डी धातु है वो कौन हो सकती है, Au हो सकती है। ये अपन को नाम आ गए। लेकिन कभी कभी क्या बच्चों पेपरों में इस तरह इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन अब पहला प्रश्न पूछता है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी, तो सबसे क्रियाशील धातु अपनी कौन है, इन चारों में अपन ने देखा कि Fe, Zn, Hg हुई, तो इन सब में ज़्यादा क्रियाशील कौन है, Zn, तो बी धातु अपनी क्रियाशील है। फिर उसने पूछा बी धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, अब बी धातु को अपन ने कॉपर सल्फेट मैंने CuSO4 के विलयन में डाला तो क्या होगा, विस्थापित कर देगी, क्योंकि जब बी धातु ने फेरस सल्फेट को विस्थापित कर दिया तो कॉपर सल्फेट को भी विस्थापित कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि कॉपर तो लोहे से भी कम एक्टिव है ना, क्योंकि अपन ने जब वो पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी में जिंक आता है, जिंक के बाद अपना लोहा आता है, फिर लेड आता है, फिर कॉपर आता है, तो जब वो आयरन सल्फेट के विलयन में विस्थापन क्रिया कर सकती है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में भी विस्थापित करेगी। फिर अगर तीसरा प्रश्न है ABCD की सक्रियता श्रेणी को घटते हुए, तो सबसे ज़्यादा पहले कौन है, बी धातु आएगी, है ना, बी धातु के बाद क्या आएगी, ए धातु आएगी, ए धातु के बाद क्या आएगी, सी धातु आएगी, फिर डी आती, ये सक्रियता श्रेणी हो जाएगी। तो अपन प्रश्न देखते हैं, तो पहला वाला प्रश्न है सबसे अधिक क्रियाशील धातु अपनी बी, और इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। इसका क्रम बनाएंगे तो क्रम में क्या आएगा, बी आएगा, बी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, फिर ए आएगी, फिर सी आएगी और फिर डी आएगी। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। अभिक्रियाशील धातु को HCl अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती, अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु मतलब एक्टिव धातु, तो लोहा को अपन इसमें डालेंगे H2 है तो फेरस सल्फेट का जलीय विलयन प्राप्त होगा। फेरस सल्फेट का विलयन कैसा होता है, हरे रंग का होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर जिंक को अगर अपन आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये बेटा आयरन से तो क्या रासायनिक, जिंक को जैसे आयरन सल्फेट ZnSO4 बनेगा और Fe क्यों बनेगा, ये कौन सी क्रिया है, विस्थापन क्रिया है ना। अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था, अभी अपन ने इसी के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, जो बी धातु थी अपनी Zn ही थी जिसने फेरस सल्फेट में कौन सी क्रिया कर दी थी, विस्थापन क्रिया की थी। तो विस्थापन क्रिया में क्या होता है, Zn ज़्यादा एक्टिव है तो ये Fe को हटा देगा, जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा। तो बच्चों विस्थापन क्रिया कैसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित दो, तो ये आप सक्रियता श्रेणी याद कर लोगे कौन किसको हटा सकता है, तो आप कोई सी भी क्रिया अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बना लोगे। फिर पेज नंबर 54 के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक बिंदुओं की संरचना करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदुओं की जो संरचना है वो अपन आराम से कर सकते हैं। Na में कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना, Na का जो कितना है तो 11, इसमें दिए नहीं है, आप बना सकते हैं आराम से। तो जैसे Na में कितने 11 हैं, तो 11 में 2 8 1, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, आपने सीखे होंगे इस तरीके से बनाते। ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर और एक जी, तो पहली में 2 होंगे, फिर तीसरी में दूसरी वाले कक्ष में कितने होंगे, 8 होंगे, है ना, 4 4 8, और लास्ट वाली में 1 बन जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनती है। उसी प्रकार दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो अब आप बना लेना, 8 होते हैं तो 8 का क्या होगा, 2, पहली कक्ष में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे। फिर इसी प्रकार मैग्नीशियम के कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 में 2 आएंगे, 8 आएंगे, फिर 2 आएंगे, ठीक है। तो आप कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के द्वारा Na2O और H2O का निर्माण कर बनाओ। तो जी आपने इलेक्ट्रॉनिक का स्थानांतरण किया, जैसे Na के कितना होता है, 11 होता है ना, तो 11 में 2 8 और 1 होगा, और O का कितना होता है, 2, है ना, 2 और 6, Na2O है ना। तो ये क्या करेगा, ये 2, इसमें क्या है, 2 कम है ना, तो ये क्या करेगा, 2 लेगा, इस पर 2 प्लस आ जाएगा, और ये 1 देगा तो ये -1 आ जाएगा। तो इसको इसने क्या किया, 2 लिए, इसके पास क्या 2 की कमी थी तो इसने 2 किसी से लिए, तो इसके पास प्लस का 2, इसके पास -1। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा तो इस तरीके से अपन बनाएंगे, इसने 2 दिए, इसने 1 दिए, तो इस प्रकार Na2O बनाए। एक बार दोबारा से बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण Na माइनस बनेगा 1, है ना, और O का +2,
तो जे ओ इसको ओ इसको देगा, Na इसको 1 देगा, है ना, क्योंकि इसकी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही एक दूसरे को देंगे। तो इसकी लास्ट में 2 हैं तो इसके पास 2 प्लस वैलेंस ही रहेगी, इसकी माइनस की 1, इसकी प्लस की होगी, ओ की नेगेटिव की होगी, सॉरी Na की प्लस की होगी और ओ की नेगेटिव की होगी। तो ओ इसको देगा 2 और ये 1 देगा, तो बनेगा Na2। इसी प्रकार H2O में होगा, H2O में H की कितनी होती है, प्लस होता है और O का -2 होगा, तो ये 2 देगा, प्लस का 1 जे इसको देगा, तो H2O बनेगा। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, तो इन यौगिकों में दोनों प्लस और नेगेटिव दोनों आयन उपस्थित हैं। फिर अगला है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो क्यों होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका जो आयनिक आकर्षण होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इन शक्तिशाली बंध तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। निम्न पदों की परिभाषा लिखो, तो निम्न पदों की परिभाषा कैसे होगी, पहली है खनिज, फिर अगला खनिज अपन पढ़ते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु अपने यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। फिर दूसरा प्रश्न था यस क्या कहलाते हैं, तो ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल और उपयुक्त होता है यस कहलाते हैं। और गैंग किसे कहते हैं, जो खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते, उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। 2 धातुओं के नाम बता जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोडियम और प्लेटिनियम। जो किसी से क्रिया नहीं करती, बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पेज नंबर 61 के क्वेश्चन आंसर। जिंक और मैग्नीशियम कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को गर्म करेंगे, गर्म किया गया तो किस स्थिति में विस्थापन अवक्रिया घटित होगी, तो देखो जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ क्रिया किया जाए, किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया, जिंक मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को। तो जिंक की जब अपन क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम के साथ विस्थापन क्रिया होगी, क्योंकि कॉपर से तो वो ज़्यादा कैसा है, क्रियाशील है ना, क्योंकि जिंक कॉपर, तो मैग्नीशियम के साथ कौन सी क्रिया होगी, विस्थापन की अपक्रिया घटित होगी। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, सोना, प्लेटिनियम और चांदी, इनमें जंग नहीं लगती। मिश्र धातु क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को अपन मिश्र धातु कहते हैं। निम्न में से कौन सा उगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है, तो विस्थापन अपक्रिया कौन सा प्रदर्शित करता है, ए सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु करेगा। क्यों करेगा, देखना NaCl विलयन और कॉपर, तो अपन को पता है कि जो सोडियम है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है ना। फिर MgCl2 विलयन एल्युमिनियम धातु, तो JV। इसी के बाद फेरस सल्फेट सिल्वर धातु कम क्रियाशील है और फेरस सल्फेट ज़्यादा तेज है ना। अब AgNO3 कॉपर, तो कॉपर से AgNO3 जो है, कॉपर क्या है, कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, AgNO3, तो कॉपर धातु जो है Ag को हटा देगी, तो काय का विलयन बन जाएगा CONO3, कॉपर नाइट्रेट का विलयन बन जाएगा। तो ये अकेली विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करेगी। लोहे को फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उगती, बच्चों इस विस्थापन की क्रिया के लिए जब भी विस्थापन की क्रिया का क्वेश्चन आए, इसके पहले वाला भी विस्थापन का ही था, तो आप सक्रियता श्रेणी जरूर याद कर लेना, उसके आधार पर आप आसानी से बता देंगे विस्थापन क्रिया में कौन किसको हटा सकता है। अब अगला प्रश्न नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी, तो अपन पता ही है जिंक की परत चढ़ा देंगे। फिर अगला है कौन सी धातु को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला योग निर्गत करती हुआ योग जल में विलय हुआ तत्व कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। ठीक है। फिर खाद्य पदार्थ को वेब डब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है जिंक की बजाय टिन का लेप खाद्य पदार्थों के वेब डब्बों पर, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, तो जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो टिन का लेप इसलिए होता है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक, मतलब टिन कम क्रियाशील है, जिंक की अधिक, जिंक ज़्यादा एक्टिव है तो जल्दी क्रिया करेगा, इसलिए खाद्य पदार्थों में अपन टिन का प्रयोग करते हैं, कम क्रियाशील है।
अगला है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दिया गया है। इनका उपयोग धातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं और धातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयुक्तता का आकलन दीजिए। तो पहला अपन उत्तर देंगे पीट कर बता देंगे अपन। धातु की पतली ज़्यादा प्राप्त होती जबकि अधातु भंगर होती है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अपन इससे पता कर लेंगे धातु अधातु में क्या कर लेंगे अपन, भेद कर सकते हैं, है ना, कि कौन धातु है कौन अधातु है। जो पहला उत्तर हो गया। फिर दूसरा है कि विभेदन विद्युत प्रपथ के द्वारा बता सकते हैं। सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, बल्ब लेंगे, बैटरी और तार, स्विच का प्रयोग कर निम्न प्रपथ बनाएंगे। जिसे बारी बारी से धातु अधातुओं के नमूनों को अपन लगाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, धातु की जो धातु होगी तो बल्ब जलने लगेगा, जो अधातु होगी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि अपन को पता धातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। फिर बी और ए परीक्षण में कौन सा ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु क्या है, विद्युत की सुचालक है, इसलिए इसके साथ ही बल्ब जलने लगेगा। अब वो क्या कह रहा है, ग्रेफाइट क्या धातु तो है लेकिन विद्युत की भी क्या है, सुचालक भी है, तो इसलिए बल्ब जलने लगेगा। तो परीक्षण जो बी है, बी से बी ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि अपन को उसने 3 चीज़ें दी थी ना, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच और एक हथौड़ा। तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि कौन धातु है कौन अधातु। अपन ये 2 प्रयोग कर सकते हैं, इससे अपन पता कर सकते हैं। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दो। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम धातु जो है तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, जबकि कॉपर और सिल्वर धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएँ, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अपक्रियाशील, मतलब ये जो है ना हाइड्रोजन से कम एक्टिव है ना। और जो मैग्नीशियम कैल्शियम ज़्यादा एक्टिव है तो ये तनु अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देंगी। फिर इसी प्रकार किसी धातु के एम विद्युत अपरिष्करण में आप एनोड कैथोड विद्युत अपटन कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था जब अपन ने धातुओं का क्या किया था, कुछ धातुएं थी जिन्हें विद्युत अपघटनीय परिष्करण से अपन ने प्राप्त किया। तो वो चित्र आप देखना, उसमें अशुद्ध धातु जो है अपन को एनोड पर प्राप्त हुई थी, और जो शुद्ध धातु है अपन को, शुद्ध धातु की अपन ने एक पतली पट्टी बनाई थी वो कैथोड पर, और विद्युत अपघटक को एम धातु के अम्लीकृत लवण का विलयन। तो प्रश्न नंबर 9, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उस उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पर सूखे लिटमस पर कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सूखे लिटमस में पानी की उपस्थिति के कारण कोई क्रिया नहीं होगी। और आर्द्र लिटमस पर क्रिया होगी, है ना। आर्द्र लिटमस पर क्या होगी, H पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में क्रिया होगी। और क्यों होगी, क्योंकि जो सल्फर का जो चूर्ण है वो क्या करता है, नीले को लाल, मतलब सल्फर का जो चूर्ण है प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, तो ये नीले से लाल कर देगी। जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, नीले को क्या कर देंगे, ये लाल कर देंगे। ऊपर की अपक्रियाओं के संतुलित रासायनिक अभिकरण, तो अपन इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या हो, सल्फर चूर्ण लिया अपन ने, S प्लस किससे क्रिया हुई, वायु की उपस्थिति में जला तो अपन को SO2 प्राप्त हुआ, जो कैसा अम्लीय है। जैसे ही अपन ने इसको पानी में डाला, SO2 प्लस H2, बच्चों इनके आंसर नहीं है, छपने में गलती हो गई, H2 तो बनेगा H2SO3, ये अपन को जलीय विलयन प्राप्त हो, जो कैसा अम्लीय है। तो ये रासायनिक अपक्रिया हो गई, आप लिख लेना। फिर इस ये O2 है ना, S प्लस O2 इक्वल टू SO2, SO2 की जब जल से क्रिया हुई तो H2SO3 का जो जलीय विलयन अपन को प्राप्त हुआ, तो ये रासायनिक अपक्रिया हो गई। अब इसके लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके तो अपन को पता है, एक पेंटिंग के द्वारा, एक असद लेपन के द्वारा। असद लेपन में क्या करते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं, पेंटिंग में लोहे की वस्तु में पेंट कर दे, जिससे वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में नहीं रहे। फिर अगला, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं, तो कैसे बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं, और धातुएं कैसे बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। फिर प्लेटिनियम, सोना और
चांदी का उपयोग अपन आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो चमकदार धातु है, दूसरी ये क्या, इनमें जंग नहीं लगती, इसलिए अपन आभूषण बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। फिर अगला है सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा? तेल मतलब मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव हैं और वायु के संपर्क में आके आग पकड़ लेती हैं। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। तो क्यों किया है? आपने देखा होगा एल्युमिनियम की कॉइल भी आती है। तो क्या है, एल्युमिनियम के जो बर्तन आसानी से क्या जंग नहीं लगती, और जो ऊष्मा के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। फिर अगला है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका धातुओं के जो उनके ऑक्साइड को पृथक करना आसान क्रिया है। इस निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड और गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जब मैंने इसका पार्ट 2 वीडियो समझाया था, उसमें ये चीज़ को मैंने समझाया, धातुओं का निष्कर्षण, आप उसे देखना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं। क्यों होते हैं? तो अपन बहुत करते हैं। भगवान जी के जो बर्तन हैं, आपने देखा होगा आपकी मम्मी नींबू ले लेती हैं, तो नींबू या फिर नींबू में नमक मिला लो या इमली, या कभी कभी देखो चिकनाई के लिए भी अपन क्या करते हैं, खट्टा वो मठा डाल देते हैं। आप तांबे में मठा डाल, मतलब कोई भी खट्टी चीज़ डालोगे तो क्या होता है, खट्टे पदार्थ जो होते हैं अम्ल होते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी रहते हैं। इस प्रकार तांबे के बर्तनों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। फिर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और धातुओं में अंतर करिए। तो रासायनिक गुणधर्म धातु, जब अपन ने पढ़ा, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते, जबकि अधातुओं के अम्लीय और उदासीन होते हैं। धातुएं अपचायक होती हैं, जबकि अधातुएं कैसी होती है, उपचायक होती। धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। धातुएं कैसी, उपचायक होती है। उपचायक का अर्थ मैंने बताया था, ऑक्सीजन की वृद्धि, और धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। अगला प्रश्न है, और एक व्यक्ति अपने प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने मलिन सोने के आभूषणों में पहली जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किया बिना एक महिला अपने सोने के कंगन को उसे दे देती है और उसे बिलियर में डाल दो। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है। महिला बहुत दुखी होती है। तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस बिलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। उस व्यक्ति ने एक बार रेजिया के बिलियन का प्रयोग कर महिला के सोने को गला दिया तथा वजन को कम कर दिया। तो उसका जो अनुपात होता है HCl अपन को पता है। सोना जो है या प्लेटिनियम को गलाने के लिए एक्वा रेजिया बिलियन का ही प्रयोग किया जाता, और किसी भी चीज़ से सोना गलता नहीं है। फिर अगला प्रश्न नंबर 16 और लास्ट प्रश्न है कि गर्म जल का टैंक बनाने में ही तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात और लोहे की धातु का नहीं। क्यों? तो अपन को पता है जो कॉपर है ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है, और गर्म जल के साथ ये कोई क्रिया भी नहीं करेगी। इसके विपरीत जो आयरन है गर्म जल से क्रिया कर सकता है। तो जो गर्म जल के जो टैंक होते हैं तांबे का ही प्रयोग होता है। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक कोई भी प्रश्न या कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।